अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज स्टूडेंट हम डिफरेंशियल इक्वेशन एज मैथमेटिकल मॉडल में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। ये चूँकि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये है स्टूडेंट है पॉपुलेशन डायनामिक्स। जो है पॉपुलेशन डायनामिक्स में जब पॉपुलेशन ग्रोथ को हम देखते हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, डिफरेंट डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो चेंज इन पॉपुलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी के। अब पी यहाँ पे पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है और पी इज़ अ फंक्शन ऑफ टी है, क्योंकि देखें टाइम के साथ पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है और जितना टाइम ज़्यादा गुजरेगा पॉपुलेशन उतनी ही इंक्रीज़ होगी। अब इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के स्टूडेंट हम के पी लिख लेते हैं। तो ये आपने एक एग्जांपल देखी है स्टूडेंट, जिसमें हम लोग डायरेक्ट से डेरिवेटिव का इन्वॉल्व कर रहे हैं। डेरिवेटिव ये बताता है कि कितना चेंज आएगा टाइम के साथ, और इसमें वो सारी कंडीशंस हमें मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास है रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके में हम यहाँ पे जो डी ए और डी टी लिख रहे हैं, ये हम शो कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ इस एग्जांपल को देखें, द न्यूक्लियस ऑफ अ एटम कंसिस्ट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ proton and neutron. Many of these combination of the proton and neutrons are unstable in atom decay that transmit into atom of another substance such as nuclei are said to be radioactive. For example, अब इसके बारे में स्टूडेंट मैं आपको शॉर्टली बता दूं कि रेडियो एक्टिव होता क्या है। रेडियो एक्टिव का ये मतलब होता है ना कि कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है 82 से ऊपर हो, तो वो खुद ब खुद रेडिएशन खारिज कर रहे होते हैं स्टूडेंट। जब वो रेडिएशन निकालते हैं ना तो वो खुद ब्रेक होते रहते हैं, टूटते हैं, छोटे होते रहते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू रहता है। अब सपोज़ हम कहते हैं कि हमें ऐसा एटम मिलता है जो ब्रेक हो रहा है और कई सालों से ब्रेक होते होते उसको वो आधा रह गया है, तो या फिर उसका 1/4 हिस्सा बाकी रह गया है। तो स्टूडेंट आपका जो सिंपल पर्पस है, आप सीखना ये चाहते हैं कि डेरिवेटिव का इससे क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट हम ये कहते हैं कि उसमें यहाँ आप एक टर्म को देखें, ए जो है ना ये हमें शो करता है डीके इज़ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ये जो ए है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ये टाइम पे डिपेंड करती है। क्यों टाइम पे? क्योंकि टाइम के साथ साथ ये कम होती रहती है, यानी ब्रेकिंग होती रहती है। तो कितना उसमें चेंज आता है उसमें हम डेरिवेटिव का इन्वॉल्व करते हैं और प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वल डालते हैं। तो ये चीज़ें स्टूडेंट हम लोग केमिस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं, फिज़िक्स के अंदर इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, और ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद है यहाँ पे देखें एक है ए सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन सर्व एज अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर अ मेनी डिफरेंशियल फिनोमेना। यानी कि हम ये कहते हैं कि एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल को शो कर सकती है। जैसे आपने इन दो एग्जांपल्स में देखा कि हमने देखा पॉपुलेशन डायनामिक्स और रेडियो एक्टिव डीके की इक्वेशन सेम है, सिर्फ फ़र्क जो है जो यहाँ पॉपुलेशन इन्वॉल्व हुई थी और यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज़ हुआ। तो इसलिए हमें ये पता चला कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है नेचर में पाई जाने वाली चीज़ों के बारे में सेम भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है या वार्मिंग जो है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग या वार्मिंग ये है कि जो टम्परेचर होता है हमारा वो ये टी जो है मैक्सिमम टम्परेचर, और ये टी जो है हमारे पास है टी एम इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। सॉरी, ये जो टी एम है ये टेम्परेचर है ऑफ द मीडियम है, और यहाँ पे जो टी है इज़ द टेम्परेचर सेंट बाय द ये टेम्परेचर द डी टी रिप्रेजेंट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट टाइम टी। अब यहाँ पे आपको इन दो चीज़ों का बस फ़र्क पता होना चाहिए कि ये जो टी है ये टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है, और टी एम जो है ये टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है। तो अब इन दोनों में फ़र्क आपको पता हो, जैसे कि हम एक कंटेनर के अंदर वाटर को गर्म कर रहे हैं स्टूडेंट, तो जो उस देचकी वगैरह या बर्तन के अंदर जहाँ पानी गर्म हो रहा होता है उस पानी में आप लोगों के पास जो पानी के अंदर जो हीट है ना उसको कहते हैं
कि वो उसके अंदर का टेम्परेचर है, उसको हम टी कह देते हैं। और जो बाहर जो होता है ना, जैसे हवा वगैरह हुई या गर्म एयर है, ठंडी या जैसी भी है, तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो टी एम हो गया। अब हम कहते हैं कि जो टी माइनस टी एम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन इंटरनल टेम्परेचर। ये इंटरनल मीन के बॉडी के जो अंदर जो टेम्परेचर होता है। तो ये है, इस लॉ से हम स्टूडेंट फाइंड कर लेते हैं कि टेम्परेचर का पता लगा लेते हैं। तो यहाँ भी हम डेरिवेटिव का इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पे इक्वल टू के लिखा गया है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसके बारे में लिखा गया है कि ये के जो होता है ये लेस देन ज़ीरो होता है। अब इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारी एजम्पशन होती है एंड वार्मिंग इफ़ टी एम इज़ अ कांस्टेंट, अगर टी एम कांस्टेंट हो इट स्टैंड्स टू रीज़न दैट के इज़ लेस देन ज़ीरो। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास है सेपरेट ऑफ डिजीज़। अब यहाँ जैसे किसी बीमारी का जो फैलना है हमारे पास वो किस तरह से होता है, तो यहाँ पे देखें हमने स्टूडेंट वेरिएशन ली है, एक्स कोई फंक्शन है टी का और वाई भी कोई फंक्शन है टी का। तो हमें सबसे पहली बात ये कि हमने वेरिएबल जो लिए हैं एक्स और वाई ये क्या हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो हम पहली बात कर लेते हैं एक्स की और वाई की। ये देखें एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ पीपल हुज हैव contracted and disease, and YT denote the number of people who's not yet be exposed। यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट लोग हैं, एक वो कि जो बीमार हो चुके हैं और एक वो जो बीमार नहीं हुए। तो जो बीमार हो चुके हैं उनको हमने x कह दिया और जो नहीं हुए उनको हमने y कह दिया। तो हम कहते हैं कि dx/dt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स वाई के। जबकि आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो एक्स वाई है स्टूडेंट, ये एक्स जो हैं ये वो लोग हैं जो बीमारी का शिकार हो चुके हैं और वाई वो हैं जो अभी उनको बीमारी नहीं लगी है। इसलिए ये जो फार्मूला है ये हमें बता देता है कि किस रेट से बीमारी फैल रही है। तो ये थी आपकी स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 4। तो इसमें आपने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ देखा। अब हम आते हैं केमिकल रिएक्शन में देखें स्टूडेंट और डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ देखें। इसमें हमारे पास है यहाँ CH3 और ये 3 है और सी कार्बन है और फिर उसके साथ क्लोरीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये आप रिएक्शन देख रहे हैं। अब स्टूडेंट इस रिएक्शंस को हम लोग अगर इसके रिस्पेक्ट से देखें, यहाँ पे मैं आपको वेरिएबल बता दूँ। जैसे इसको हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, तो इसको यहाँ पे देखें, मैं वेरिएबल यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि x को यहाँ क्या क्या कहा गया है, यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट, ये लिखा ये क्या है कि इफ़ x डिनोट द अमाउंट ऑफ केमिकल C, जो x है ये अमाउंट ऑफ जो केमिकल है उसके अमाउंट को बता रहा है। और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट हमारे पास एक तो x है और दूसरा t जो है वो टाइम है, कि कोई कांस्टेंट है, अल्फ़ा माइनस एक्स की बात हो रही है, अल्फ़ा माइनस एक्स एंड अल्फ़ा माइनस बीटा ये जो है। तो ये कहा गया है कि देन द इंस्टेंटेनियस अमाउंट ऑफ ए एंड बी नॉट कन्वर्टेड टू केमिकल सी आर अल्फ़ा माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कि ये जो x था ये हमें पता है ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, x ये है अमाउंट ऑफ केमिकल फॉर्म्ड बाई टाइम t, यानी कि टी टाइम के बाद जो केमिकल बनता है ना ये उसकी अमाउंट है। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे हम इसको क्या कहते होते हैं, जो हमें रिजल्ट मिलता है यानी रिएक्शन होने के बाद ये, तो इस रिजल्ट की जो अमाउंट है उसको हम कह देते हैं x। अब इसमें कितना चेंज आएगा वो हम इस फार्मूले से निकालते हैं। यहाँ अल्फ़ा और बीटा दो कोई कांस्टेंट है। इसके बाद स्टूडेंट है मिक्सचर के लिए हम अगर लिखें तो मिक्सचर के लिए ये है इसकी इक्वेशन dA/dt इज इक्वल टू इनपुट रेट ऑफ द सॉल्ट माइनस आउटपुट रेट ऑफ द सॉल्ट। इसको हम RIN और R यानी कि इसको हम इनपुट, ठीक है, इनपुट रेट को RIN से शो करते हैं और आउटपुट रेट को R आउट से। और ये इक्वेशन जो होती है ये DA, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि A क्या चीज़ है, रेट है एट विच चेंज द किस चीज़ का, AT डिनोट द अमाउंट ऑफ साल्ट है ये AT जो है वो अमाउंट ऑफ साल्ट है। तो
ये स्टूडेंट अमाउंट ऑफ साल्ट जो है वो किस रेट से उसके अंदर डिज़ाल्व हो रही है, तो इसके लिए स्टूडेंट हम लोगों ने ये मैथमेटिकल फॉर्म देखी इसकी। मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। अब यहाँ पे है इसमें देखें स्टूडेंट ड्रिंकिंग ऑफ टैंक है, और ये टूरिस्ट लॉ जो है ये आपने देखा हुआ है, फिज़िक्स में आपने इसकी स्टडी की होगी। तो ये उसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म है। इसमें मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी होता जा रहा है। नेक्स्ट है मेरे पास स्टूडेंट, अब इसको लें सीरीज़ सर्किट की बात करें तो यहाँ पे आप देखें सीरीज़ सर्किट में आप लोगों ने किरचॉफ सेकंड लॉ और किरचॉफ फर्स्ट लॉ पढ़ा है। इसमें आपको पता है कि ये मैथमेटिकल फॉर्म है इंडिकेटर्स की, ये रजिस्टर्स की, और ये कैपेसिटर के लिए हम शो करते हैं। तो आपको पता है कि इसमें हम इंडिकेटर, रजिस्टर और कैपेसिटर तीनों को कंबाइन करते हैं जब एक ही सर्किट में लगाते हैं। तो ये हमारे पास ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बन गई है इक्वेशन नंबर 11 में। इसी तरीके से है स्टूडेंट, आपने ये देखा कि यहाँ पे है फॉलिंग बॉडीज़ हो गई, जिसमें हम बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो फॉलिंग बॉडी में हम यहाँ पे देखें तो ये एक्सीलरेशन लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये फोर्स है F = ma, और इसको डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन नंबर 12 में लिखा गया है, और इसको ये विद बाउंड्री कंडीशंस लिखी गई हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन है फॉलिंग बॉडीज़ एंड एयर रेजिस्टेंस में। देखें स्टूडेंट, जब एयर रेजिस्टेंस होती है तो उस वक्त जो है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है किस तरीके से हेल्प करती है विस्कस डैम्पिंग में। अच्छा, आपको ये पता नहीं ये डैम्पिंग क्या होती है? डैम्पिंग ये होती है स्टूडेंट के जब हम कोई चीज़ वाइब्रेट करती है ना, तो पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह करते करते आस्ते आस्ते स्लो होते 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 कम होते होते रुक जाती है, इसको हम डैम्पिंग कहते हैं। उसके बाद है सस्पेंड केबल्स हैं स्टूडेंट, जैसे आप देखते होते हैं केबल जो होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी वाली केबल आपने देखी हुई है, एक खंबे से दूसरे खंबे तक जब जाती है तो एक पोल से लेके दूसरे पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसमें एक ऐसे बेंडिंग सी आप देखते हैं, तो उसके लिए भी हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये था स्टूडेंट आपका टॉपिक, और इसमें आपने मैथमेटिकल मॉडल देखे हैं डिफरेंट टाइप्स के। इसके बाद हम जाएंगे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ, जो ख़ास करके आप लोग कोर्स में पढ़ते होते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो नेचर से डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए कि वो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं अपने नेचुरल फेनोमेना को मैथमेटिकल फॉर्म में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर।